हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजीत सर और आप देख रहे हैं आरके कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 9th मैथ का सेट 2 जो जैकबोर्ड द्वारा जारी हुआ है मॉडल पेपर, उसका मैं पूरा सॉल्यूशन करके आप सभी को बताने वाला हूं और कहीं किसी भी तरह का डाउट नहीं रहने देंगे। आपको पूरा क्लियर कट एकदम बताएंगे और दोस्तों जहां शॉर्टकट होगा वहां शॉर्टकट बताएंगे आपको, क्योंकि आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और दोस्तों अगर आप मेरा पहले वीडियो नहीं देखे हैं, जो पार्ट 1 वीडियो है मेरा सेट 1 का, ठीक है, सेट 1 का जितने भी वीडियो हैं मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का, मैं सारा अपलोड किया हूं और इस बार मेरा कोशिश रहेगा कि आपका सभी सब्जेक्ट का मैं वीडियो अपलोड करूं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप इसका लाभ उठा सकेंगे। और दोस्तों मैं आपको 10th क्लास तक और कोशिश करूंगा कि आपको 11 12 तक की भी आपका हेल्प कर पाऊं, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आपका डायरेक्टली हेल्प करूंगा। आप मेरे पीछे का जितने भी वीडियो है या पिछले साल का 2020 का जो 10th का मैंने गेस पेपर किया था, गेसिंग किया था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। 90% क्वेश्चन मेरा गेस किया हुआ आया हुआ है, तो आप मिला सकते हैं पिछले 2-3 साल का। तो दोस्तों अगर आप अभी 9th क्लास में हैं तो आपका 10th में भी मैं बहुत हेल्प करूँगा, आपके एग्ज़ाम तक मैं पूरा आपको सहायता करूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और दोस्तों के साथ जितना हो सके दबा करके शेयर कर दीजिए। जितने भी सोशल मीडिया हैं, आपका टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया और फेसबुक हो गया, तो सभी ग्रुप्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, अपने भाई बहनों को शेयर करें। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं, अगर अभी तक आप पीडीएफ नहीं लोड किए हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इम्पोर्टेंट है और आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। आपको मैं एक एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन करके बताऊंगा, हल करके बताऊंगा। और दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ जा कर के आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे केवल सर्च करेंगे तो आप जुड़ सकते हैं मेरे कोचिंग से और वहाँ पे सारा पीडीएफ दिया जाता है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लें टेलीग्राम। चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। देखिए यहाँ से नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो दोस्तों देखिए परिमेय संख्या पूछा गया है, तो आप परिमेय संख्या का पहले परिभाषा जान लीजिए। वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो देखिए पहला बात, यहाँ तो ये फर्स्ट में जो है आपका p/q के रूप में नहीं लिखा गया है, तो ये परिमेय संख्या हो नहीं सकता है और इसके साथ √5 भी लगा हुआ है, तो ये निश्चित रूप से आपका परिमेय संख्या नहीं है। और यहाँ भी देखिए ये p/q के रूप में लिखा हुआ है लेकिन √2 है जो कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और यहाँ 2π है, तो पाई इसमें क्या है, पाई जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो बच जाता है आपके पास एक ही ऑप्शन और एक ऑप्शन है, तो इसको मैं बताता हूँ कि देखिए √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका 2/7 और 2/7 को, ठीक है, हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो 2 नंबर। फर्स्ट का क्या हो जाएगा आंसर, 2 नंबर, देखिए ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आता हूँ मैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, शून्य क्या है। फिर से देखिए वही क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि शून्य क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो आपको बताना है कि शून्य जो है आपका क्या है। तो शून्य जो है सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि देखिए शून्य, इसके किसी भी नंबर के, जितने भी नंबर होते हैं किसी भी नंबर के नीचे क्या होता है, 1, और ये इस रूप में कैसे लिखा गया, p/q के रूप में लिखा गया। तो p/q के रूप में लिखे हम, q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। लेकिन यहाँ q क्या है, 0 नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमेय संख्या। 0 को आप देख सकते हैं 0 पूर्ण संख्या में भी आता है, लेकिन यहाँ बेस्ट आंसर होगा परिमेय संख्या, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ जनरली पूर्ण संख्या के बारे में नहीं पूछा गया है, आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पूछा गया है। तो आप ध्यान देंगे, ऐसे तो आंसर ये भी हो सकता है, पूर्ण संख्या भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बेटर आंसर है फर्स्ट।
चलिए मैं आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। देखिए ये इस बार जो है आपका एग्जाम में इस तरह का एक क्वेश्चन रहेगा, या तो 0.6 पे बार दे दे या 0.3 पर बार दे दे, क्वेश्चन चेंज कर सकता है, लेकिन इस तरह का एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आप विशेष ध्यान देंगे। चलिए मैं इसको सोल्व करके आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 0.3 है ना बराबर है, ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसको सोल्व करके मैं बताता हूं। देखिए बार है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना, ठीक है, x इज इक्वल टू, ठीक है, क्या मान लेंगे 0.3333 3 4 5 जो भी मानना होगा, डॉट 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 ये, और इसको इक्वेशन आप क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जब आप देख रहे हैं कि 0.3 पर बार है, यानी कि एक संख्या पे बार है, देखिए 0.3, तो जब भी अगर एक संख्या पर बार रहे तो क्या करेंगे हम, दोनों तरफ, ठीक है, देखिए जब ऐसा रहे तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, कितना से गुना करेंगे, 10 से। चलिए 10 से मैं गुना कर लेता हूँ, गुना करने पर, आप लिख लीजिएगा गुना करने पर। ठीक है, चलिए देखिए हो गया। तो जब हम दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। ठीक है, 10 इंटू एक्स करेंगे तो 10x आ जाएगा, और इधर अगर हम 10 से गुना कर लेते हैं इसमें, तो ये आपका आ जाएगा 3.333, कितना जितना भी आपको 3 लिखना है लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ कोशिश कीजिएगा कि अगर यहाँ मान लो हम 4 लिए हैं तो यहाँ भी मेरा पॉइंट के बाद 4 आना चाहिए, और इसको समीकरण आप क्या मान लेंगे, आप सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए समीकरण सेकंड में से, ठीक है, क्योंकि समीकरण सेकंड बड़ा है, तो समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, देखिए सेकंड माइनस फर्स्ट है ना, सेकंड, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, तो देखिए जब सेकंड यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। तो 10x बराबर क्या है मेरे पास, 3.3333 है, और फर्स्ट क्या है, x है। तो देखिए, तो ये तो 0.33 है ना, 0.3333, तो जब हम माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ 9x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9x, 10 में से 1x जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ तो इधर सब जीरो हो जाएगा, ये 3 बच जाएगा। देखिए दोस्तों ये 3 बच जाएगा, यहाँ पे 9x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो जगह नहीं है, देखिए मैं इधर बताता हूँ। तो x इज इक्वल टू जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, जो भी x के साथ मल्टीपल है इसका डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो आंसर क्या आ गया दोस्तों, 1/3। तो क्या आ जाएगा, 1/3। तो हम देखेंगे कि ऐसे कौन सा ऑप्शन जो है 1/3 है आपका। तो चलिए मैं देख लेता हूँ कि 1/3, तो फर्स्ट ऑप्शन ही 1/3 है। ठीक है, चलिए अब फोर्थ नंबर आप क्वेश्चन देखिए, 1/2 का परिमेयकरण करने पर, है ना, रेशनलाइजेशन करने पर, तो देखिए यहाँ पे परिमेयकरण करेंगे हम 1/√2 का। तो आप दोस्तों अगर नहीं जानते हैं तो देखिए ध्यान से कि जो भी नंबर नीचे हर में होता है, हर का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो चलिए हम हर से ऊपर भी गुना कर लेते हैं और नीचे भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कट जाएगा, सॉरी, देखिए 2 ठीक से लिखिए। तो देखिए √2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, और √2 इंटू √2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, √4। तो √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए √2/2, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, देखिए √2/2, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। देखिए ये सेकंड जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आगे आता हूँ 5 नंबर पे, और 5 नंबर बिल्कुल आसान सा सवाल है। ये देखिए 5 नंबर जो है आप देख रहे होंगे कि 36 का पावर है 1/2, क्या है, 1/2। तो देखिए 36 को सबसे पहले खंडन कर लेंगे हम, 6 गुने 6 कर लेते हैं, तो 6 छक 36 हो जाएगा, और इसका पावर क्या है, 1/2 है। ठीक है, तो ये 6 गुने 6 2 बार है, तो स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अभी देखिए, और बाहर में क्या है, 1/2 है। तो देखिए 6 का पावर क्या है, 2 है यहाँ, और गुना कर लेते हैं, बाहर में ब्रैकेट हटा देते हैं, तो 1/2 आ जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बच गया, 6 बच गया। तो देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में जो है हमारा 6 है। तो चलिए 5 का हम देख लेते हैं। तो देखिए 5 का जो है थर्ड नंबर में 6 है। इसी तरह से आपका सेम क्वेश्चन जो है 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी सेम है। चलिए 6 नंबर को भी मैं देख लेता हूँ। तो 6 नंबर में आप देख रहे होंगे कि 64 है,
64 का पावर है 1/2, सॉरी दोस्तों 1/2 है, ठीक है। तो देखिए 64 का भी वही करेंगे हम, 8 × 8 कर देंगे तो 8 8 जा 64 हो जाएगा और 1/2, ठीक है। तो देखो 8 दो बार आ गया ना, 8 × 8, तो इसका पावर तो 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 बाहर भी है, वही काम करेंगे, सेम काम कि 8 का पावर जो है मेरा 2 तो ऑलरेडी है, ब्रैकेट हटाएंगे तो 1/2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से 2 मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो बट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में 8 है। तो चलिए मैं 6 नंबर सवाल का देख लेता हूँ। तो 6 नंबर सवाल में देखिए 8 यहाँ पे ऑप्शन है। चलिए दोस्तों मैं आगे चलता हूँ और देख लेते हैं हम 7 नंबर। तो 7 नंबर में निम्नलिखित में कौन से बहुपद नहीं है, पूछा नहीं, देखो कान खड़े कर लेना है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ देखो बहुपद का क्या होता है, बहुपद इस रूप में होता है ax² + bx + c, ठीक है। तो ये तो इसका पावर 2 है, ये बहुपद है, इसका भी पावर 2 है, बहुपद है, और इसका भी पावर जो है 10 है, तो ये तो है ही बहुपद। लेकिन एक आपका लास्ट जो है आपका बच जाता है 4 नंबर, जो कि बहुपद नहीं है और ये बट्टा भी है, ठीक है। तो बट्टा जो है ये बहुपद नहीं हो सकता है, ठीक है, यही आपका बहुपद नहीं है। अब देखिए 8 नंबर में पूछा निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुत है। अरे त्रिघाती मतलब 3 जिसका पावर 3 हो, जिसके सर पे 3 हो। तो देखिए त्रिघाती कहाँ लग रहा है, इसमें भी x² है, 2 घात है, ठीक है, पावर 2 है, यहाँ भी 2 पावर है, इसमें तो कोई पावर ही नहीं है, ठीक है। लेकिन 4th नंबर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पावर कितने हैं, 3 है, ठीक है ना, x के पावर 3 है इसमें, तो यही आपका 4th नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर में हम देखते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और दोस्तों अगर मेरा बताने का तरीका, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक कर दें, और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट ज़रूर करके हमें बताएं, और दोस्तों के साथ तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आपका बहुत हेल्प करूँगा, और आप लोग जब कमेंट और लाइक करते हैं तो मोटिवेट होकर के और सारा आप मेहनत करता हूं मैं और आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों आप ज़रूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। बहुपद 2 + x² + x में x² का गुणांक, देखिए x² के साथ क्या गुणांक है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, ठीक है, क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना, ये 1 होता है, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि x² का गुणांक क्या है, तो देखिए 1 है, इसमें ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है, जो भी उसके साथ मल्टीपल में होगा x² का वही गुणांक हो जाएगा। अब आइए अब हम देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि px = 2x + 1 है, यानी कि अगर हम मान लो px बराबर इतना दिया हुआ है तो px = अगर हम 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, तो 2x + 1 = हमको क्या मिल जाएगा, 0। अब देखिए 2x = क्या हो जाएगा, इधर प्लस में 1 है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में। अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके साथ जो मल्टीपल है, ठीक है, ये डिवाइड में आ जाएगा तो -1/2, तो x = -1/2, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों 10 नंबर का ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए मैं आपको 11 नंबर पे लाता हूँ। 11 नंबर में देख लीजिए आप, यहाँ पे 11 जो सवाल है आपका, ये भाग करने के लिए कह रहा है। देखो भाग 2 तरीके से दिया जा सकता है ना, इसका शेषफल 2 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो देखो भाग करने का तो ये आपका एक मेथड है कि x + 1 3x³ + x - 1, लेकिन ये बहुत लंबा जाएगा, ठीक है ना, उतना टाइम भी नहीं है, और आप भी 9th क्लास के एग्जाम दे रहे हैं, जब 10th आप पढ़ेंगे तो आप इस तरह का डिवाइड पढ़ेंगे और वहाँ पे रिमाइंडर आपको इस तरह से शेषफल निकालने के लिए मिलेगा, और नहीं तो आप कमेंट करके बताएंगे। इस तरह का अगर आपको समझना होगा तो हम समझा देंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं शॉर्टकट मेथड से आता हूँ, इसको शॉर्टकट मेथड से बनाता हूँ। देखिए x + 1 है तो x + 1 = 0 ले लेंगे, तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x = -1 आ जाएगा, और इस 3x³ + x इसमें, ठीक है, इसमें जो है हम वैल्यू पुट करेंगे, x के जगह में -1 पुट करेंगे। देखिए तो 3x³ है यानी कि -1 का क्यू प्लस x है, यानी कि x के जगह में -1 है और -1 तो ऑलरेडी है। तो देखिए
अगर किसी भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी अगर कोई भी नंबर का पावर अगर ऑड संख्या हो यानी कि विषम संख्या हो तो उसका हमेशा जो आंसर होगा वो माइनस में होगा। यानी कि 3 इंटू -1 तो -3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 और यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो देखिए 3 और -1 और -4 सभी माइनस है, माइनस माइनस ऐड होता है और माइनस का साइन लगेगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो -5। तो दोस्तों हम देखेंगे कि -5 जो है कहाँ पे आंसर है। चलिए मिल गया। 11 नंबर का 4th नंबर में आपका है -5। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए 12 नंबर में कहा है इनमें से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर, दोस्तों चर मतलब आप समझिए पहले क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है, एक्स वाई जेड या ABCD कुछ भी ले लो, ठीक है, सारे क्या हैं, वेरिएबल हैं, चर हैं, ठीक है। तो XYZ देखेंगे तो दो चर कह रहा है, तो किसमें दो चर है, ऐसे दो चर अगर हम देखेंगे तो दो चर आपका देखिए इसमें भी एक है आपका 2x है तो केवल एक चर हुआ, x हुआ केवल, इसमें भी x है तो केवल एक ही चर हुआ, इसमें भी x है। लेकिन यहाँ पे 4th नंबर में x प्लस वाई है तो x और y दो चर हो गया यहाँ ना, इसलिए आंसर 4th नंबर हो जाएगा 12 का। अब आप देखेंगे 13 नंबर, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का हल है। देखिए हल पूछा है तो देखिए ये आपका जो है x माइनस वाई, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, x माइनस वाई का क्या हो जाएगा। अब ऑप्शन से हमको चेक करना पड़ेगा। देखो हम अगर यहाँ ये क्या है, x और y कोऑर्डिनेट होता है, x और y निर्देशांक होता है, ठीक है। तो देखिए x और y, तो x का वैल्यू क्या है, 2 है और 1 है। तो देखो x के जगह में 2 बिठा दो और y के जगह में 1 बिठा दो, क्या 2 - 1, तो ये बराबर नहीं हुआ, इक्वल नहीं हुआ, इसलिए सही नहीं है। अब हम दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं। देखिए x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है और y का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। तो देखो x के जगह में हम 4 रख ले रहे हैं, ठीक है, x के जगह में 4 रख रहे हैं और y के जगह में क्या है 2 और इक्वल क्या है 2। तो देखो 4 - 2 करेंगे तो 2 बराबर 2, तो यही इक्वल बराबर आ जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये 2 सही हो गया। चलिए अब 14 पे आते हैं हम। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। देखो दोस्तों दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल अगर मान लो हम कुछ भी, अगर मान लो x प्लस वाई या कुछ भी ले लेते हैं, m प्लस n जो भी लेना हो ले लेंगे। अगर मान लो हम x प्लस वाई ले लिए, यहाँ ले लिए, अगर मान लो हम 5 ले लिए तो कुछ भी आंसर हो सकता है। x इज इक्वल टू निकालेंगे तो y माइनस वाई प्लस 5 ही रहेगा, ये 5 माइनस वाई कर सकते हैं। एक मिनट मैं इसको ठीक कर देता हूँ, 5 है ना, प्लस में इधर है तो इधर वाई हो जाएगा। तो हम कुछ भी मान रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू आ सकता है, ठीक है ना, अनेक वैल्यू आ सकता है। कुछ भी रखेंगे वाई के जगह में तो कुछ भी आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, इस तरह से। तो इसका क्या हो जाएगा 14 का आंसर। तो 14 का दोस्तों आंसर हो जाएगा अनंत। अनंत मतलब अनेक, ठीक है। तो आइए आगे देख लेते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर में आपका कहा है कि बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट पूछ रहा है, तो क्वाड्रेंट कितना होता है दोस्तों, 4 होता है, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है और ये आपका थर्ड होता है और ये आपका फोर्थ होता है। तो देखिए कहाँ, यहाँ पे होता है आपका प्लस प्लस, ठीक है, और यहाँ होता है आपका माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस होगा यहाँ पे और यहाँ पे होगा माइनस माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे माइनस माइनस आपका क्वाड्रेंट होता है। तो -3 और -5 कहाँ जाएगा, तो -3 और -5 यहाँ आएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 15 का 3 हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। आपको अगर क्वाड्रेंट समझ में नहीं आया होगा तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स चेक करूंगा और देखूंगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं चतुर्थांश को, क्वाड्रेंट को बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए बिंदु सी का निर्देशांक, ये ऐसा क्वेश्चन एक है आपका एग्जाम में आता है। देखिए बिंदु सी का निर्देशांक, सी यहाँ पे है बिंदु, तो सबसे पहले हम निर्देशांक में क्या लिखते हैं, x का वैल्यू लिखते हैं। तो x का वैल्यू क्या है, -5 है और इधर क्या है, इधर y में 2 है। तो देखिए c का पूछा था तो -5 2, तो -5 2 कहाँ पे है, तो देखिए पहला ही ऑप्शन में -5 2 है,
ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 16 का। अब आते हैं हम 17 में 105 का संपूरक कोण। देखिए दोस्तों, संपूरक बोलते किसको है? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है तो हम लोग उसको संपूरक कोण बोल देते हैं, ठीक है ना। तो दो कोणों का योग जो है 180 डिग्री होगा तो संपूरक होगा। तो एक तो आप 105 डिग्री दिया हुआ है, तो चलिए 17 नंबर का हम देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, 180 में से घटा देंगे, 180 में से 105 को घटा देंगे, तो बताइए क्या आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 75 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में 75 डिग्री है, तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 है, 75 डिग्री, ठीक है। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उस कोण को क्या कहते हैं? अरे भाई, दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो 90 डिग्री को क्या कहेंगे हम लोग? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाएगा तो ये पूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरक कोण, ठीक है ना। कोई भी दो कोण को जोड़ने पर अगर 90 आ जाता है तो उसको हम लोग पूरक कोण बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। देखिए आकृति यहाँ पे दिया हुआ है नीचे में, आप देखिएगा, ये देखिए आकृति है, ठीक है, ये आकृति है। इसी से आपको सवाल बनाना है। और ये आकृति किस टाइप का दिया हुआ है? तो आकृति इस टाइप का दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स निकालना है और 82 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? पूरा यहाँ से यहाँ अगर एक बार घूमेगा तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180। तो जब हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का 180 है तो हम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, x प्लस 82 डिग्री कर लेंगे और बराबर कितना करेंगे, 180 डिग्री कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180, ठीक है, डिग्री माइनस 82 डिग्री। उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, घटा लो कितना आ जाएगा। तो ऐसे आपका देखो 10 में से 2 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ बच जाएगा कितना, यहाँ बच जाएगा आपका 17। तो 17 तो 9 8 17, यानी कि नहीं 98 आना चाहिए, 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा ना, तो 98 डिग्री आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों 98 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है? तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। देखिए बिल्कुल आसान आसान सवाल है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। ये समझिए कि बच्चा पार्टी है, बच्चे लोग का सवाल है, इस तरह का सवाल दिया हुआ है। चलिए मैं आपको 20 नंबर क्वेश्चन पे ले लाता हूँ। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए कि अगर मान लो एक त्रिभुज में अगर दो कोण दिया हुआ है तो तीसरा कोण निकालना आसान होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो चलिए मैं निकाल करके इसी तरह से दिखा देता हूँ आपको। 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री है, ठीक है। और तीसरा कोण नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, ठीक है। और बराबर कितना ले लेंगे, 180 डिग्री ले लेंगे। देखिए आप देख रहे होंगे 20 और 100 कितना होगा, सॉरी 20 और 80 कितना होगा, 20 और 80 100 हो जाएगा। तो 180 इधर 100 होगा तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, 80 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 180 डिग्री आ रहा है, तो ये जब 80 बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, 80। यहाँ पे देख लीजिए ये कितना आ रहा है, ये भी 80 आ रहा है। तो आप जानते होंगे कि यहाँ से यहाँ जो होता है, देखिए दोस्तों फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप जानते होंगे कि जो आपका ये जो है, ये अगर एक बार पूरा घूमेगा तो कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप जानते हैं x का वैल्यू यहाँ 80 दिया हुआ है, इधर में 80 है और x का वैल्यू निकालना है। तो 180 है ना, माइनस अगर हम कर लेंगे, कितना है, 80 आया था ना, 80, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, तो 100 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 100। तो यही देखिए आपका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री। क्या हो जाएगा, 100 डिग्री, ठीक है। तो देखो 100 डिग्री ये आंसर हो जाएगा। और नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये अगर 80 आ रहा है, ठीक है, तो अगर मान लो दो कोनों को जोड़ने पर जो आएगा वही बाहर वाला भी कोण आता है, तो 80 और 20 को जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, 100। तो जाहिर सी बात है कि बाहर वाला भी कोण 100 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये शॉर्टकट हो गया, आप देख करके आंसर बता सकते हो। अब देखो 21 नंबर, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। अरे भैया ये कौन नहीं जानता है? बच्चे लोग सभी लोग जानते हैं, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, बहुत आसान सा सवाल है। निम्नांकित में
से कौन त्रिभुजों की सर्वग समता कसौटी नहीं है। दोस्तों कान खड़ा कर लेना अपना, नहीं पूछा है, ठीक है। तो आज तक हम लोगों ने पढ़ा है कि साइड एंगल साइड होता है, एंगल साइड एंगल होता है, साइड 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 होता है, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि साइड साइड एंगल होता है ना। भुजा भुजा कोण, ऐसा तो नहीं हमने कभी पढ़ा आज तक, ठीक है। तो यही अब ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 3, नहीं पूछा है, हाँ नहीं पूछा है। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर आप इसको समझिएगा। 23 नंबर में देखिए कहा है कोण ए इज इक्वल टू कोण पी, कोण बी इज इक्वल टू क्यू और कोण ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है। तो मैं फिगर बना करके आपको समझा देता हूँ। देखो ये आपका ए बी सी त्रिभुज है और ये आपका पी क्यू आर त्रिभुज है। तो आप देख रहे होंगे कि कोण ए जो है कोण पी के बराबर है, कोण ए जो है पी के बराबर है, देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो और कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है। ये दो गो कोण कौन से है, तो कोण कौन से है यानी कि एंगल एंगल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, यानी कि एक साइड भी बता रहा है कि ए बी इज इक्वल टू क्या है, पी क्यू है, ठीक है ना। तो एक साइड को भी बताया जा रहा है। तो इस केस में कौन सा नियम आ रहा है, ए एस ए एंगल, ठीक है, 2 बार कोण आ रहा है, साइड एक बार आ रहा है और एंगल आ रहा है, यानी कि कोण भुजा कोण, ठीक है। तो ये आपको आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आंसर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम, ठीक है ना, सर्वग समता कसौटी, ठीक है, ए एस ए से आपका त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर है। तो दोस्तों आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैं आता हूँ 24 नंबर पे। देखिए 24 नंबर सवाल क्या कहता है कि एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 110 डिग्री, 82 डिग्री, 68 डिग्री तो चौथा कोण। तो देखो चतुर्भुज में जो होता है दोस्तों 4 भुजाएं होते हैं, ठीक है, ए बी सी डी। अगर 3 दिया हुआ है तो आप ऑटोमेटिक एक को एक समान करके निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी कोणों का योग कितना होता है, तो आपका 360 डिग्री होता है। तो चलिए मैं देख लेता हूँ तो क्या क्या दिया हुआ है। अब मान लो अगर हम ए बी सी डी मान लेते तो बात अलग था। तो देखिए यहाँ पे अब उतना नहीं करेंगे, आप समझिएगा। सॉरी दोस्तों, सॉरी क्या हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। आइए फिर से एक बार मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 110 डिग्री प्लस 82 डिग्री, सॉरी दोस्तों 82 डिग्री, ठीक है, प्लस 68 और प्लस एक्स, एक तो नहीं दिया हुआ है ना, चौथा निकालना है हमको। और क्या होता है, चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। तो चलिए सभी को जोड़ने पर दोस्तों, अगर हम जोड़ते हैं सभी को तो कितना आ जाता है, देखिए जोड़ लीजिएगा, 260 आ जाएगा और प्लस एक्स तो है ही और बराबर 360 है। अब देखो एक्स इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो 360 इधर है और इधर अगर हम इधर प्लस में है 260 तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 260। तो दोस्तों बच क्या जाएगा, 100 न बच जाएगा, 100 बच जाएगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है, तो 100 तो पहला ही ऑप्शन सही मिल गया हमको, ठीक है। चलिए अब हम 25 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा। 25 नंबर में क्या कहा है कि ए बी सी डी, ठीक है, कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। देखिए ए बी सी डी जो है आपका समांतर चतुर्भुज है। मान लो ए बी सी डी आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो कहा इसमें क्या कहा है कि कोण डी बराबर 135 है। देखिए कोण डी बराबर 135 है। तो पूछ दिया कि कोण बी की माप क्या है। अरे भाई देखो, जब भी आमने सामने का चतुर्भुज में आमने सामने का क्या होता है, समचतुर्भुज में कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण हमेशा क्या होते हैं, समचतुर्भुज में बराबर होते हैं। तो जब कोण डी है तो इसका समूह कोण, आमने सामने मतलब समूह कोण क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बी भी 135 हो जाएगा। तो सिंपल बात है, आप 135 कर लेना, ठीक है ना। तो चलो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए 26 नंबर में भी कहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं,
ठीक है। तो देखो विकर्ण, ये डायगोनल होता है, इसका विकर्ण होता है, ठीक है। और ये एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, तो 90 डिग्री पर काटते हैं, या ठीक है। तो हर क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होगा जब भी विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, बराबर होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, या देखिए बराबर हो जाएगा यहाँ पे। एक मिनट, इसको हम फिगर को हटा देते हैं। देखिए 27 का क्या हो जाएगा, सॉरी 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 26 न पूछा है, 26 पूछा है। देखिए 26 का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सॉरी, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। एक मिनट, क्या होते हैं, लंब होते हैं, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। लंब होते हैं, एक दूसरे को काटता है। फिर से अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए ये एक दूसरे पर क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है ना। यहाँ 90 डिग्री बनाता है, तो ये लंब हो गया। चलिए आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। अगर दोस्तों समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं यार, विश्वास करो, ठीक है। चलो देखो आगे आ जाओ। अब हम आ जाते हैं 27 नंबर पे। 27 नंबर में क्या कहा है कि एक ही आधार, ठीक है, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल होते हैं। देखिए एक कहा कि आधार एक ही हो, ठीक है, समांतर चतुर्भुज मान लीजिए हम ये बना दिए, ठीक है। एक ही आधार हो और कह रहा है कि एक और इसी आधार पे, ठीक है, इसी यहाँ देखिए ये आधार है नीचे, एक ही आधार पे ऐसे और कोई, ठीक है, चतुर्भुज हो समांतर, तो क्या होगा वो, तो वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। तो देखिए आपको कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर देखेंगे, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है। देखो दोस्तों यहाँ पे विकर्ण समचतुर्भुज का कह रहा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/, है ना, D1 गुने D2, ऐसे मान सकते हैं, या आप जो मानना होगा मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे D1 इज इक्वल टू क्या है, 5 सेंटीमीटर है, सॉरी 5 सेंटीमीटर है, कितना है 5, और D2 इज इक्वल टू कितना है, तो आपका 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2। D1 मीन्स डायगोनल बोल सकते हैं आप, और D2 सॉरी D2, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये यहाँ पे इंटू होगा, क्या होगा, इंटू होगा D2। तो देखो 1/2 समचतुर्भुज का जो विकर्ण है उसका क्षेत्रफल जो है, फार्मूला होता है 1, है ना, विकर्ण 1 गुने विकर्ण 2, ठीक है। तो 1/2 गुने D1 का मान कितना है, वैल्यू, सॉरी दोस्तों बाय मिस्टेक हट गया। चलिए मैं आपको ना फिर से समझा देता हूँ। देखिए मैं यही बोल रहा था कि ये क्या है, D1 है, और ये क्या है मेरा, D2 है, यानी कि विकर्ण 1 और विकर्ण 2 है। तो क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, 1/2 D1 गुने D2 कर लेंगे। तो D1 का वैल्यू कितना है, तो D1 का वैल्यू 5 है, 5 रख लीजिए। D2 का वैल्यू कितना है, 14 है, तो 2 सते 14, तो बच गया क्या, 5 गुने 7, तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आंसर आ जाएगा आपका 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखेंगे कहाँ 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पहला ही ऑप्शन में है। चलिए 29 नंबर सवाल कहा है, 29 नंबर में कहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज, देखिए चक्रीय चतुर्भुज किसको कहेंगे, ये आपका मान लीजिए इसमें कोई, सॉरी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये मान लो आपका, ठीक है, और ये चक्रीय चतुर्भुज है, सपोज कीजिए, ठीक है। अब उतना अच्छा तो नहीं बन पा रहा है, ठीक है, लेकिन देखिए आप समझिए। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आमने सामने का कोण, ठीक है, अगर हम ले लें तो देखिए अगर ए यहाँ पे ले लें तो ABC, मान लीजिए यहाँ A ले लिए, यहाँ B ले लिए, यहाँ C ले लिए, ठीक है। तो आमने सामने का कोण कितना होता है, ऐसे तो 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो 90 डिग्री जब होगा तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस कोण C, ठीक है। तो 90 + 90 अगर हम करें
तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा 180। तो आमने सामने का कोण या समूह कोण, ठीक है, क्या होते हैं आपस में 90 डिग्री का होते हैं। किस में? चक्रीय चतुर्भुज में, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज में। तो 90 90 180 हो जाएगा। कोण ए प्लस कोण सी पूछा है, तो देखो 180 चौथा नंबर ऑप्शन में है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है। देखिए दोस्तों, अगर मान लो वृत्त है तो इसमें सबसे बड़ी जीवा, तो जीवा तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, लेकिन सबसे बड़ी जीवा यही होता है। ये सेंटर भी हो सकता है यहाँ, ठीक है, बीचों बीच। तो बड़ी जीवा कहाँ पे बनेगा? जो सेंटर से गुजरेगा वही बड़ी जीवा होगा। तो ये वृत्त का क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। तो चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। पटरी और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित कोण की रचना संभव है। तो देखो दोस्तों, 22.5 डिग्री का संभव है, बाकी का नहीं संभव है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। हीरोन का सूत्र, अब आसान आसान सवाल है। देखिए हीरोन का सूत्र क्या होता है? तो √s × s - a s - b s - c, ऑप्शन नंबर 3। चलिए यहाँ से आसान आसान सवाल है, आगे आकर के हम देख लेते हैं। अब यहाँ 33 नंबर आप देखेंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं 122, 120 और 22 है की है। तो त्रिभुज का परिमाप देखो, जब भी भुजा दिया हुआ रहे और परिमाप पूछ दे त्रिभुज की, तो ये तो a है, ठीक है, इसको a मान लेना, इसको b है, ये c है। तो परिमाप, त्रिभुज की परिमाप बराबर क्या होता है? तो त्रिभुज की परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, a जो भी भुजा दिया हुआ है a + b + c, ठीक है। तो सभी को जोड़ लो। 122 प्लस क्या हो जाएगा 120 प्लस क्या हो जाएगा 22। तो सभी को जोड़ करके क्या आएगा दोस्तों? आप देख लीजिएगा कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम जोड़ेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, प्लीज आप देख लेंगे। इसमें आ जाएगा 264 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 264। तो जोड़ लीजिएगा आप, आ जाएगा 264। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो गया? 264 किस में है? तो 3rd नंबर में है, ठीक है ना। तो आइए आगे चलते हैं हम 34 नंबर में। यहाँ पे कहा है 34 नंबर में कि ये जो आपका 34 नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका जो है, तो आपको समझ में आया होगा, वही बना लेना फिर से भाई, गलती हो गया। a तो क्या आ जाएगा? परिमाप बराबर दिया हुआ है 3a = कितना है? 60 है। तो देखिए a का वैल्यू हमको निकालना है, भुजा निकालना है, ठीक है। तो 60 बाई कर देना 3, तो कितना आ जाएगा? 20। तो आंसर हो जाएगा 20। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन में 20 है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 20 है इस ऑप्शन में, ठीक है। 2 ऑप्शन 34 का 2। 35 एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है। देखो एक घन का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कितना है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए थोड़ा सा इस सवाल में आपको समझाने का कोशिश करूँगा। देखिए ये एक घन है, ठीक है, और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है? देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप लिख लीजिएगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इतना। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला? 6a। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a² = 96 है, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा आपका? इधर a² है, तो देखो a² तो हम निकालना पड़ेगा ना हमको, a² हम निकालेंगे, ठीक है। तो a² = क्या हो जाएगा? 96/6 हो जाएगा। तो ये आपका कट जाएगा 16 टाइम में। तो a² अभी 16 है मेरा, a² 16 है। जब हम a का वैल्यू निकालेंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू मेरे पास 4 आया। तो घन का आयतन पूछा है। चलिए दोस्तों मैं घन का आयतन निकाल करके बता देता हूँ। तो घन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है? घन का आयतन, v मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स आयतन, ठीक है। तो देखिए भुजा का क्यू होता है, क्या होता है? भुजा का क्यू, ठीक है। यानी कि भुजा कितना आया? 4। तो 4 का अगर हम क्यू करेंगे दोस्तों, तो 4 × 4 × 3 बार करेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64। और आयतन पूछा है इसलिए सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। स्क्वायर पूछता तो क्या रहता? स्क्वायर रहता, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपका आंसर हमको देखना है कि कौन सा है। तो आपका आंसर जो है 3 नंबर है, ठीक है। देखिए 36 नंबर, एक बेलन जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों डायरेक्ट आपसे जो है इसका क्या पूछ लिया गया? क्षेत्रफल पूछ लिया गया।
पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h होता है। आपका 37 नंबर में भी डायरेक्ट फार्मूला पूछा है कि एक शंकु जिसकी ऊंचाई h है, त्रिज्या r है और तिर्यक की ऊंचाई l है का आयतन क्या होगा। तो देखिए आयतन जो आपका है, ये तो आपका शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, तो 1/3πr² हो जाएगा। ये फार्मूला डायरेक्ट है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा समझाने की कोई बात नहीं है, फार्मूला है, याद कर लेना। अब 38 नंबर क्वेश्चन आपका है। देखिए यहाँ पे कहा है कि एक अर्धगोले जिसकी त्रिज्या r है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आयतन नहीं पूछा है, आयतन में मत चले जाना। और अगर आयतन पूछता तो यहाँ क्या लगाता, क्यों लगाता, लेकिन आयतन नहीं पूछा है, ठीक है। तो आपसे जो पूछा है उसी का जवाब देंगे आप। तो अर्धगोला जिसकी त्रिज्या r है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2πr²। क्या हो जाएगा, 2πr², आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, याद कर लेना। अब 39 नंबर में कहा है कि वर्ग अंतराल 10-25 की उच्च सीमा। तो देखिए ये निम्न सीमा आपका 10 है, उच्च सीमा आपका 25 है। ये निम्न सीमा है ना 10 है, उच्च सीमा कितना है 25 है, यानी कि लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट कितना है आपका 25 है। चलिए आपको 14 नंबर आज का जो है आपका लास्ट सवाल है, इस पर मैं देख लेता हूँ। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो दोस्तों एक सिक्का में क्या हो सकता है, हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, तो दो संभावना हो सकता है आने का। तो कहा कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक चित आने की, ठीक है, तो चित एक ही आने का कह रहा है। तो पी मतलब प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आपका कितना हो गया 2, और अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा और कुल परिणाम 2 हो जाएगा। कुल क्योंकि हेड और टेल आ सकता है इसलिए कुल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रायिकता बराबर आपका हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा क्योंकि एक चित आने की प्रायिकता कहा है, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में 1/2 है। देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन है जो कि आपका 1/2 है। दोस्तों ये था आज का वीडियो मेरा। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। और जो भी आपको अगर प्रॉब्लम होगा कमेंट करेंगे, किसी भी तरह का अगर कोई दिक्कत होगा तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके। और जैसा कि मैं आपको बताया था, अगर आप PDF इसका नहीं लोड किए हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोड कर लेंगे, ठीक है। और आप मेरे अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि वहाँ पे ही PDF दिया जाता है। तो आज का ये था वीडियो दोस्तों। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।